तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथ्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। बेसिक मैथ्स एक्चुअल में बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ते क्या क्या है उसको पहले थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन, एंड इनइक्वेशन, ठीक है ना। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा सेट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, सेट और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें लिमिट्स भी आएगा और फिर इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन में फिर दोनों इंटीग्रेशन होगा, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा एरिया के बारे में भी हम बताएंगे और थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। ऑल्दो ये सारा टर्म्स जो है ना ये तुम्हारा 12th का सिलेबस है, ठीक है। 12th में फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। बट बेसिक मैथ्स में इसको इसीलिए इंक्लूड करते हैं कि जब हम लोग तुम फिजिक्स को पढ़ोगे तो फिजिक्स के जो शुरू के काइनेमेटिक्स सब है उसमें डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का थोड़ा यूज होता है, इसीलिए हम बेसिक मैथ्स में ही इसको कवर कर लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो बेसिक चीज़ें होगा इसका वही चीज़ बताएंगे, पूरे बहुत डिटेल्स में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज, मॉडुलस का इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ये हमारा जो जनरल स्टडीज होगा, जनरल जो हम लोग पढ़ेंगे कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर, उस चैप्टर में इसका यूज होता है, इसीलिए इसको हम बेसिक मैथमेटिक्स में इंक्लूड करके रखते हैं। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं अभी बेसिक मैथ्स में, ठीक है। बेसिक मैथ्स में हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम, ये जो नंबर है इसमें दो तरह का नंबर हम लोग जानते हैं। एक है जिसको बोलते हैं रियल नंबर और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब पूरा नंबर सिस्टम जो है वो रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो रियल नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा नंबर जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ए रियल नंबर। तो इस रियल नंबर को जनरली हम r से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो टर्म्स होगा उसमें i प्लस f के जैसा होगा, मतलब इंटीग्रल पार्ट होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना, राइट। डेसिमल फॉर्म उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि हम लोग लिखते हैं 2.23, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है और 0.3 जो है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर वो इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे। इसको रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल जो होगा, इरेशनल नंबर, इसके कॉम्बिनेशंस को भी हम बोलते हैं रियल नंबर। मतलब रियल नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ऐसे भी बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं ऐसा नंबर जो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो रैशनल और इरेशनल को हम डेसिमल फॉर्म में ऑलवेज लिख सकते हैं। इसका मतलब रियल नंबर जो है वो नंबर है जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। या हम बोलेंगे रैशनल प्लस इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब आता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बोलते हैं कि इसमें टर्म्स देखो कि एक टर्म्स आता है आयोटा, ठीक है। इस आयोटा का जो वैल्यू है वो √-1, या कह सकते हो कि i का स्क्वायर जो है वो -1, ठीक है। तो रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर एक निगेटिव नंबर आए, ठीक है। रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो।
तो इस नंबर को जिसका स्क्वायर ही निगेटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इमेजिनरी है। और जैसे ही किसी नंबर में आयोटा टर्म्स इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो a प्लस आयोटा b करके, a प्लस आयोटा b, इसको जनरली हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका फॉर्मेट होगा a प्लस आयोटा b, वेयर आयोटा इज सच दैट i इज अंडर रूट -1 या i स्क्वायर इज -1, जिसमें a एंड b जो है ये हमेशा रियल नंबर ही होता है। a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुमको इन दोनों में सेग्रीगेशन समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर हम बोलते हैं वैसे नंबर को जो डेसिमल फॉर्म में होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं वैसे नंबर्स को जो a प्लस आयोटा के b के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो अब दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे इसको हम नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं। कह रहा है कि जो रियल नंबर है उसको हम अरेंज कर सकते हैं किसी नंबर लाइन पर। ठीक है, कि जब भी हम कोई रियल नंबर लेते हैं, सपोज करो कि a और b दो रियल नंबर है, इसको पढ़ते हैं a एंड b आर टू नंबर्स व्हिच बिलोंग्स टू r। r मतलब r इज ए सेट, दैट इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस रियल नंबर में हमेशा एक ऑर्डर होता है, मतलब a और b अगर होगा तो इसको ये -∞ से +∞ के टर्म्स में हम लिखते हैं। मतलब रियल नंबर को अरेंज करने के लिए एक लाइन है, जिस लाइन को नंबर लाइन बोलते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नंबर लाइन। और जिस नंबर लाइन पर रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, उसी नंबर लाइन को रियल नंबर का नंबर सिस्टम बोलते हैं। मतलब इस लाइन पर हम सारे रियल नंबर को अरेंज करते हैं -∞ से +∞। तो बोलता है कि ये जो रियल नंबर है वो हमेशा -∞ से +∞ के बीच का ही होगा। मतलब +∞ और -∞ एक सिंबल है, ठीक है ना, ये कोई नंबर नहीं है। +∞ का मतलब है द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट पॉजिटिव नंबर, और ये डिफाइन नहीं है बिगेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है। सिमिलरली -∞ इज द बिगेस्ट नेगेटिव नंबर। ठीक है, और ये दोनों चीज़ डिफाइन नहीं है, इसलिए दोनों एंड्स पर हम लोग दो एंड्स पर, एक राइट साइड के एंड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ्ट के एंड पर -∞, और इसमें कोई भी नंबर्स अगर रियल नंबर को बिलोंग करता है तो इस नंबर लाइन पर हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, नंबर लाइन। ठीक है, ऐसा हम रियल नंबर को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर फॉलो करता है एक ऑर्डर प्रॉपर्टी को। मतलब दो नंबर्स अगर रियल नंबर लोगे तो ऑलवेज एक छोटा एक बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग z से रिप्रेजेंट किए थे a प्लस आयोटा b में, इसमें तो ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं है। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब है कि इफ वी राइट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 a2 प्लस आयोटा b2, तो वी कैन नॉट से कि z1 इज ग्रेटर देन z2 या z1 इज लेस देन z2। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर्स को हम अरेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं होता है। हम दो नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर या विच वन इज लेस। ठीक है, ये डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग जो अभी देखने जा रहे हैं वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा का पूरा चैप्टर्स है 11th में जो पढ़ना है। अभी हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं इंटरवल्स। ठीक है, इसको देखना है क्योंकि इंटरवल्स हमें बार बार आएगा, तो इंटरवल्स हम लोग देखना है। इंटरवल्स, ये इंटरवल्स क्या है? तो जनरली हम लोग किसी वेरिएबल्स का वैल्यू अगर रियल नंबर का सेट है तो उस वेरिएबल के वैल्यू को इंटरवल्स में दिखाते हैं। ठीक है, इसको दिखाने के लिए डिफरेंट तरीका है जिसको हम लोग इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो कि -∞ से +∞ के बीच में दो नंबर्स हम a और b को दिखाए। ठीक है, और अगर हमको ऐसा लग रहा हो कि कोई वेरिएबल का वैल्यू a से b के बीच का हमको रखना है, तो इसमें एक टर्म्स यूज करते हैं कि a को इस तरह से सर्किल कर देते हैं, b को सर्किल कर देते हैं,
और a से b के बीच का नंबर हम किसी वेरिएबल का वैल्यू रखना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं इसको कि x जो है वो ग्रेटर देन a होगा, लेस देन b होगा, या इसी को x बिलोंग्स टू a टू b ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये देखो तरीका। नंबर लाइन पर हम दिखाते हैं कोई भी वेरिएबल x है, x वेरिएबल रियल नंबर है, इसका वैल्यू वेरी कर रहा है। अगर ये a से b के बीच का है, इसको दिखाने का जो तरीका है वो है इस तरीके से दिखा सकते हैं, और नंबर लाइन पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं। नंबर लाइन पर क्या किए, a और b दो नंबर्स था, उसमें एक ऑर्डर होगा, a को पहले और b को बाद में लिख दिए। इसमें a लेस देन b है, दिया हुआ होगा या तुम जान जाओगे। इस पर a पर ओपन सर्किल का मतलब है कि a जो है x का वैल्यू नहीं है, b पर सर्किल का मतलब b भी x का वैल्यू नहीं है, बट इस इंटरवल्स का मतलब है कि x का जो वैल्यू होगा वो a से b के बीच का होगा। उसको हम इस ब्रैकेट से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ठीक है ना, ये जो टर्म्स है ये जो है ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट में हमेशा दो ही नंबर होगा, जिस दो नंबर्स के बीच में उस वेरिएबल का वैल्यू होगा उस नंबर्स को हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं। राइट, ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। अगर हम लोग किसी नंबर लाइन पर कोई वेरिएबल का वैल्यू लेते हैं -∞ से +∞ के बीच में, सपोज करो कि a और b है, और इसको इस तरह से हम डार्क कर देते हैं, a और b को डार्क कर दिए और दिखाए कि a से b के बीच में, ठीक है, a से b के बीच में है, तो इसका मतलब हुआ कि x जो वेरिएबल है इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b होगा। ठीक है, यहाँ पर देखना इक्वल टू का साइन लग गया। ठीक है, इसमें इक्वल टू नहीं था। इक्वल टू का मतलब है कि अब x का वैल्यू a भी होगा, b भी होगा, और a और b के बीच में जितना भी नंबर्स है वो भी होगा। सो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b, ऐसा रीड करते हैं और इसको इंटरवल्स में ऐसे लिखते हैं a से b। अब इसमें यूज करेंगे ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें जो नंबर्स है फिर से दो ही नंबर होगा, और वो दोनों नंबर भी इस वेरिएबल का वैल्यू होगा जो दिख रहा है नंबर, और जो नंबर्स इसके बीच में होगा वो भी x का वैल्यू होगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। और इसको जब उल्टा लिखोगे ना तो इस ओपन ब्रैकेट को भी ऐसे लिखते हैं, उल्टा क्लोज ब्रैकेट, तो इसका जो रिवर्स है वो ओपन है। ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, इसी का रिवर्स उल्टा हो। ठीक है, इस तरह से हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। तीसरा जो हम लोग इस इंटरवल्स में यूज करते हैं कि जैसे कि मान लो कि -∞ से +∞ है, a और b दो नंबर्स हैं। ठीक है, a को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, बट b हमारे सॉल्यूशंस का पार्ट है, तो हम इस तरह से क्या किए, इसको डार्क कर दिए, इसको सर्किल कर दिए a से b के बीच में। इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, तो हम लिखेंगे x जो होगा वो ग्रेटर देन a है एंड लेस देन इक्वल टू b है। ठीक है, देखो यहाँ पर b पर डार्क किए हैं, a पर क्लोज ओपन किए हैं, x का वैल्यू b होगा, a नहीं होगा, a से b के बीच का सारा वैल्यू होगा। इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a टू b, इसको क्लोज करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है ना, a पर इक्वल टू नहीं है, जहाँ इक्वल टू नहीं है वहाँ ओपन है, जहाँ इक्वल टू होगा वहाँ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरवल्स को यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज दोनों साइड में, एक साइड में ओपन एक साइड में क्लोज। ठीक है, इसके बाद आता है कि अगर हमको सपोज करो कि इस तरह से -∞ से +∞ है, अब बट हम लोग a और b के बाहर के नंबर्स को हम इस तरह से इसको दिखाना चाहते हैं या इसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें से किसी एक को दिखाना चाहते हैं या हम दोनों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक को दिखाएंगे तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू b टू ∞, ऐसे दिखा सकते हैं। b पर ओपन है इसलिए b से ∞, मतलब इस टर्म्स को हम नहीं दिखाना चाह रहे। ठीक है, b से ∞, तो b से ∞। ध्यान रखना है कि ये ∞ पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि ∞ जो है वो एक सिंबल है, सिंबल पर हम कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं, सिंबल किसी नंबर्स का वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है ना, बट जो नंबर्स फिक्स है उस पर क्लोज या ओपन जो होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होगा। अगर b पर ओपन है इसका मतलब है कि b को हमने क्लोज नहीं किया है, b हमारे सॉल्यूशंस का पार्ट नहीं होगा, b से बड़ा नंबर्स जो होगा वो सॉल्यूशंस का पार्ट होगा। कितना बड़ा होगा, ∞ तक, तो हम b से ∞ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगर हम दो इंटरवल्स को एक साथ रखें, जैसे इसी में सपोज करो कि हम लोग इस तरह से इंटरवल्स को लिख रहे हैं
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए है और बी है, ठीक है। हम ए से लेस और बी से ग्रेटर ये दोनों इंटरवल लिखना चाहते हैं, ठीक है, ए से लेस और बी से ग्रेटर। अब ध्यान रख रहे हैं कि क्या ए और बी को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हम एक को एक्सक्लूड कर दिए और एक को इंक्लूड कर दिए। जिसको इंक्लूड कर रहे हैं उसको डार्क कर रहे हैं, जिसको एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि x जो होगा वो लेस देन a है और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b है। देखो कैसे लिख रहे हैं, x लेस देन a है और मतलब और भी इंटरवल्स है। कौन सा इंटरवल, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ठीक है। तो इसमें दो टर्म्स जब कंबाइन होगा, दो इंटरवल्स जब कंबाइन होगा और के साथ, तब बीच में इंटरवल्स में यूनियन टर्म्स यूज करते हैं। इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से a ओपन ब्रैकेट ये x का वैल्यू है और के बदले में u यूनियन और कहाँ से कहाँ तक, तो b से इन्फिनिटी, तो b से इन्फिनिटी इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा इंटरवल्स हम यूज करेंगे अगर हम सॉल्यूशंस लिखने जा रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद एक टर्म्स और यूज करते हैं कि अगर हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू सिर्फ नंबर्स हो, कोई इंटरवल्स नहीं है। सपोज करो कि इस नंबर लाइन पर 3 वैल्यू है कि लेट a है, b है एंड c है। सिर्फ a, b एंड c ही किसी का वैल्यू है, a, b, c, ठीक है। तो इसको हम x बिलोंग्स टू a, b, c करली ब्रैकेट हम यूज करते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट में हम मोर देन 2 नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ कॉमाज, ठीक है। इसका मतलब है इसके करली ब्रैकेट में जो भी नंबर्स है सिर्फ वही नंबर इस वेरिएबल का वैल्यू होगा, कोई इंटरवल्स नहीं होगा। ओनली दीज 3 वैल्यू या 4 वैल्यू या 5 वैल्यू या सिंगल वैल्यू, ठीक है ना। सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 या जितना भी है, वो अगर सिर्फ नंबर्स ही तुमको उस वैल्यू का रखना है, उस x का वैल्यू रखना है, तो हम सिर्फ करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब 3 तरह का ब्रैकेट हमने यूज किया, एक ओपन ब्रैकेट यूज किया, एक क्लोज ब्रैकेट यूज किया। इस ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी लिखता है, ठीक है। इसके बाद सेमी ओपन सेमी क्लोज ब्रैकेट यूज किया और एक करली ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल का वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हम इसी ब्रैकेट के वैल्यू के टर्म्स में हम उस वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आता है कि बेसिक इनइक्वालिटी जो है उसका कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ बेसिक इनइक्वालिटी, रूल्स ऑफ बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर दो नंबर्स a और b है और इसमें सिंबल इस तरह से लगा हुआ a लेस देन b होगा या a लेस देन इक्वल टू b होगा या a ग्रेटर देन b होगा या a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यही 4 तुम्हारा इनइक्वालिटीज है। इसको पढ़ते हैं a इज लेस देन b, इसको पढ़ते हैं a इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है ना। इसमें 2 पार्ट्स है। इसका मतलब है कि a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b, ये पढ़ते हैं a लेस देन b और इक्वल टू b। इसको एक साथ लिखते हैं a लेस देन इक्वल टू b। सिमिलरली a ग्रेटर देन b, इसका मतलब फिर से हो गया a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ठीक है। तो कभी भी तुम कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे ना, तो दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए ही 4 तरह का इनइक्वालिटी यूज होता है। आइदर दिस इज लेस देन दिस, लेफ्ट साइड इज लेस देन राइट साइड, a इज लेस देन b, a इज लेस देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन b या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। तो इसमें रूल्स क्या है, तो कह रहा है कि अगर दो नंबर्स का कोई भी इनइक्वालिटी तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर सपोज करो कि यही है, और इसमें कह रहा है कि अगर हम a में किसी कांस्टेंट से ऐड करते हैं और b में भी सेम कांस्टेंट को ऐड करेंगे, तो इसका जो सिंबल है, बीच का जो साइन है, वो चेंज नहीं होगा। मतलब इफ यू ऐड ए कांस्टेंट क्वांटिटी इन बोथ साइड, लेफ्ट और राइट सेम कांस्टेंट क्वांटिटी, द इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, ठीक है। सो इफ a इज लेस देन b, देन a प्लस c इज आल्सो लेस देन b प्लस, ठीक है। सिमिलरली a लेस देन c इज आल्सो लेस देन b माइनस c। अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक फिक्स क्वांटिटी से दोनों साइड में, लेफ्ट या राइट में,
ठीक है ना, a माइनस सी इज लेस देन b माइनस सी, तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। दीज आर द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम a में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, b में भी कांस्टेंट से, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा अगर c पॉजिटिव है। इफ c इज पॉजिटिव, मतलब अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर a इंटू सी और b इंटू सी करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा इफ c इज नेगेटिव, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है कि अगर हम c को नेगेटिव है, मतलब किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन बीच का चेंज कर देंगे। बीच का साइन का मतलब जो भी इसमें से साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, जो भी है चारों में से वो रिवर्स हो जाएगा अगर हम किसी कांस्टेंट नेगेटिव नंबर से लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बेसिक रूल्स है। उसके बाद है कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, सपोज करो कि 1/a और 1/b करते हैं, तभी ये साइन चेंज होगा। जो बीच में साइन है दैट साइन विल रिवर्स, ठीक है। लेस है तो ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। जो भी यहाँ पर साइन होगा इस चारों में से वो रिवर्स कर जाएगा अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। ये रूल्स है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। अब हम लोग आ जाते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम देखो कि हमें मान लो कि कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लो कि हम लिख रहे हैं 2x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसमें एक जो टर्म्स है इसको हम बोलते हैं टर्म, दिस इज ए टर्म, ठीक है। ये टर्म यूज करते हैं। और इस तरह से 2, 3 इस तरह से टर्म्स अगर ऐड होगा तो इस टोटल को बोलते हैं एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ 2 और 3 और 4 टर्म्स, ठीक है। ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, और इस सारे टर्म्स को जब ऐड करते हैं तो दिस फॉर्म्स एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से या किसी भी कांस्टेंट से या सम एक्सप्रेशन से, मतलब इक्वल टू साइन करके राइट साइड में भी कोई एक्सप्रेशन या 0 या कांस्टेंट कुछ भी हम यूज करते हैं, तो अब इसको हम बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन है, इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा करके अगर ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू ये यूज करेंगे। सपोज करो कि यहाँ 2x² प्लस 5x प्लस 6 था और ग्रेटर देन हमने 0 यूज किया, तो अब ये इक्वेशन नहीं है, इसको बोलते हैं इन इक्वेशन, राइट। इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। ये डिफरेंस है। टर्म किसको बोलेंगे, एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, इक्वेशन किसको बोलेंगे और इन इक्वेशंस किसको बोलेंगे, राइट, ठीक है ना। इसको समझना है। तो हमें कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशंस हो सकता है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो सकता है या इन इक्वेशंस हो सकता है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो जैसा लिखा रहेगा, जैसे एक्स में है तो हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अगर यहीं पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के टर्म्स में आता या थीटा एंगल के टर्म्स में आता तो हम ट्रिगोनोमेट्रिकल बोलते हैं। लॉगरिथमिक के टर्म्स में आता तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो जाता, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में आता तो यही एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो जाता। तो अब इसका हमको सॉल्यूशंस निकालना है। मेन पार्ट जो है वो है हम इसका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, और टू सॉल्व दीज इनइक्वेशंस, यही बेसिक में हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट साइड में कोई एक्सप्रेशन है, सपोज करो कि हम एक्सप्रेशन ले लिए 2x माइनस 1 बराबर 0, ये एक इक्वेशन हो गया। इसको हम x में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। x का मैक्सिमम पावर 1 है, 2 टर्म्स है, एक x में टर्म्स है और एक कांस्टेंट है, दोनों मिलकर के एक्सप्रेशन दिया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तुमसे ये पूछा जा रहा हो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व करने का मतलब होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट इफ वी पुट दैट x इन लेफ्ट एक्सप्रेशन दैट विल इक्वेट टू राइट, ठीक है ना। अभी राइट में 0 है, तो इसका मतलब है कि हमको x का वो वैल्यू निकालो जो लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन में जब हम पुट कर दें तो हमको राइट साइड के बराबर हो जाए,
ठीक है ना, यही चीज़ को हमको सॉल्व करके देखना है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालो सच दैट कि उसको अगर हम इसमें पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर हो जाए। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि राइट साइड में जीरो से ही इक्वेट करते हैं। यदि भी अगर कोई कांस्टेंट है उसको भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, या कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, और राइट साइड में हमेशा जीरो से हम इक्वेट कर देंगे। तो सॉल्यूशंस में तुम देखो कि जब भी ये इक्वल टू जीरो होगा और अलजेब्रिक इक्वेशंस है, अगर सिर्फ इक्वल टू जीरो है और अलजेब्रिक है, तो कह रहा है इसका एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स ही होगा जो लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को इक्वेट करता होगा जीरो के साथ, सर्टेन वैल्यू ही होगा। जैसे इस केस में एक्स का एक ही वैल्यू आएगा हाफ, अगर एक्स का वैल्यू इसमें लेफ्ट में हाफ पुट कर दोगे तो तुमको राइट साइड के बराबर दे देगा। सो दिस एक्स बराबर हाफ इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। ठीक है ना, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। लेकिन अगर यहीं पर इनइक्वेशंस होता तो ये रहता 2x - 1 ग्रेटर देन 0, या रहता लेस देन 0, या रहता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या लेस देन इक्वल टू 0, इस चारों में से कोई भी रहता। अगर इस तरह का केसेस है तब x का कोई एक वैल्यू नहीं होगा, तब हमको x का इनफाइनाइट वैल्यूज होगा जो इस एक्सप्रेशन या इस इक्वेशन को सॉल्व करता होगा, मतलब सेटिस्फाई करता होगा। तो जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो सिमिलरली जैसे इक्वेशंस में राइट साइड में जीरो रखते हैं, वैसे इसमें भी अगर कोई कांस्टेंट या एक्सप्रेशन है तो उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, और फिर हम जीरोज के साथ ही एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन होगा, राइट साइड में जीरो होगा। अगर कोई कांस्टेंट या एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, और अभी बेसिक रूल बताए कि अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ऐसा अभी जीरो रखा हुआ है, तो इसका जब सॉल्व करते हैं तो 2x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, x जैसे सॉल्व किए 1 को इधर ले गए, 2 से डिवाइड कर दिए, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, तो x ग्रेटर देन हाफ। अब x ग्रेटर देन हाफ को हम कैसे लिखेंगे, तो यही जो अभी तुमको बता रहे थे कि ये -∞ से +∞ है, हाफ कहीं ना कहीं नंबर होगा, हाफ पर इक्वल टू साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ओपन हो गया, हाफ से बड़ा नंबर ये है। ठीक है, ये सारा इसका सॉल्यूशन है। मतलब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट ये है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू नहीं है इसीलिए यहाँ पर ओपन लगेगा, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर यही क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का अलग तरीका होता, क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशंस को हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को। अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक है, सपोज करो कि ये ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो जब जीरोज है तब इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसके लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला है x बराबर -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फार्मूला फॉर दिस इक्वेशंस। ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x बराबर -b + √b² - 4ac। तो ये टेंथ में भी आता है कि तुम्हें पता भी होगा कि b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग आएगा। और b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 होगा तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और b² - 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अभी जो हम लोग कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे थे, अगर b² - 4ac यहाँ स्क्वायर रूट में है, अगर नेगेटिव आ गया तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो ये +-0 आ रहा है, इसका मतलब एक ही रूट्स आ रहा है, -b/2 है, उसी को बोलते हैं इक्वल रूट्स। और अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस के साथ 2 वैल्यू आएगा, और इसका x का वैल्यू हम जनरली अल्फा बीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो जब हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इक्वल टू 0 है, इसका 2 ही रूट्स होगा। ठीक है, उस रूट्स को निकालने का ये तरीका है। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें इनइक्वेशंस हो, मतलब अगर आपको ax² + bx + c ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा लिखा हुआ हो, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए करना है क्या कि पहले तुम रूट्स निकाल लो। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, फाइंड x। कैसे, तो -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2।
मान लो कि ये अल्फा बीटा आ गया, पहले कह रहा है कि इसको इक्वेट करके 0 से इसका रूट्स निकाल। सपोज कि अल्फा बीटा इसका रूट्स आ गया, ऑब्वियस है इसमें दो रूट्स अगर डिस्टिंक्ट है तो एक छोटा और एक बड़ा होगा। इसको नंबर लाइन पर दिखा दो, नंबर लाइन पर दिखा दिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेट दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स कर रहा है, दिस इज साइन स्कीम, इसको बोलते हैं साइन स्कीम, ठीक है, साइन स्कीम। इसका जनरल भी आएगा, अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो कह रहा है कि इसमें कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर देखना लीडिंग कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब हाईएस्ट पावर जो x का होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। इस केस में हाईएस्ट पावर x का पावर 2 है तो लीडिंग कोफिशिएंट a हो गया। तो इसमें रूल है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर रूल है कि अगर a लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो राइट मोस्ट इंटरवल जो होगा, राइट मोस्ट इंटरवल इसका मतलब b से आगे का जो वैल्यू है, इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो दिस इंटरवल गिव्स यू द पॉजिटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली अब क्या होगा कि ये अगर डिस्टिंक्ट है तो साइन चेंज होते जाएगा डिफरेंट इंटरवल्स में। राइट से हमको देखना है, ठीक है ना, चेक करना हमेशा राइट से है। तो राइट पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, ठीक है ना। ये इस क्वाड्रेटिक के लिए है। इस क्वाड्रेटिक में अगर a पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स निकाल लिए, इक्वेट कर दिए 0 से, रूट्स निकाल लिए, रूट्स को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर अरेंज कर दिए। राइट मोस्ट इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है कि इस इंटरवल का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके बीच का कोई वैल्यू इसमें पुट करोगे इसका साइन नेगेटिव होगा, इधर भी पुट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस जो कंडीशंस दिया हुआ है, जो इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसमें सॉल्यूशंस लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सपोज करो कि फर्स्ट के लिए हमको लिखना है, तो फर्स्ट में कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि अल्फा बीटा को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम x लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा ओपन यूनियन बीटा टू, राइट, क्योंकि अल्फा बीटा इसमें इक्वेट नहीं होगा। सिर्फ कह रहा है ग्रेटर देन 0 बताओ, तो ग्रेटर देन 0 तो बीटा से बड़ा है, अल्फा से छोटा है, ठीक है। अगर पूछ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू भी बताओ, तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, इस पर क्लोज यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पर देखो अल्फा बीटा पर क्लोज लगा दिए, इसका मतलब अल्फा बीटा भी हमारा सॉल्यूशन होगा। ग्रेटर देन तो चाहिए ही चाहिए, इक्वल टू भी चाहिए, ठीक है। इक्वल टू के लिए यहाँ पर अल्फा बीटा पर क्लोज लगा दिए। अगर हमको थर्ड के लिए चाहिए लेस देन, तो लेस देन देखो कहाँ पर है, अल्फा बीटा के बीच में, तो हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा ओपन, ठीक है। ओपन इसलिए क्या इक्वल टू नहीं है। और फोर्थ के लिए अगर लिखना रहता तो लिखते x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा क्लोज, ठीक है ना। इस तरह से हम सॉल्यूशंस लिखते हैं। ग्रेटर देन है तो हम देखेंगे इंटरवल्स में कहाँ कहाँ ग्रेटर देन वैल्यू आ रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो जहाँ रूट्स हमको आया है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, उसको क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे और इंटरवल्स हम लिख देंगे। अगर लेस देन है तो लेस देन कहाँ आ रहा है, अगर लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल टू हमारा लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक के लिए हुआ। अब इसका एक जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। कोई भी हमको एक्सप्रेशन हो, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में ही बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दे, उसका कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, ये बहुत ही सिंपल था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, ये साइन स्कीम जो था ना इसी को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो अभी इसको रिवाइज करो और फिर जो डाउट होगा वो अगली क्लास में क्लियर हो जाएगा, राइट, ठीक है, ओके।